नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन मंच पर। आज फिर से मैं उसी प्रकरण पर चर्चा कर रहा हूं जो कल हमने जिस पर चर्चा छोड़ी थी। बात कर रहे थे हम शब्दों की, और शब्दों में हम तत्सम और तद्भव वाले भेद उनके देख रहे थे। मैंने कल आपको कुछ शब्द बताए थे, एक और तद्भव शब्द लिखे हुए थे, और उन्हीं का जो तत्सम रूप था वो भी मैंने आपको बताया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज फिर मैं कुछ तत्सम तद्भव शब्द आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ और समझिए, देखिए कि किस प्रकार के शब्द हमारे परीक्षा में आते हैं और कौन कौन से शब्द हमें याद रखने जरूरी है। सामान्यतः सारे शब्द आपके परिचित होंगे, आपके जाने पहचाने से शब्द लगेंगे, लेकिन उन जाने पहचाने से शब्दों में से वो महत्वपूर्ण शब्द आपको याद रखने हैं जो आपने पहले, या तो आपको वो पहले से याद नहीं है, या फिर याद होने के बाद आप उनमें गलतियां करते हो। तो उन तमाम दुविधाओं को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये कक्षा लेकर आया हूं। तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ और शुरू कीजिए अध्ययन उन शब्दों का जो आपके बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे परीक्षा की दृष्टि से। चलो, कल के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और शब्द आपके समक्ष इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं, तो इनको देखिए आप क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो सारे शब्दों पे एक बार आप अपनी नज़र दौड़ाइए और देखिए कि कितने शब्दों का अर्थ इनमें से आपको आता है, और खुद का मूल्यांकन कीजिए कि कितने शब्द आपके लिए नए हैं। और दूसरी बात ये कि इनका तत्सम रूप क्या होगा। सारे शब्द तो आपके लिए परिचित हो सकते हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि कुछ जो शब्द बनेंगे इनके तत्सम रूप शायद उनसे आपका परिचय पहले नहीं हुआ हो। तो आप लोग देखिए, समझिए कि किस शब्द का क्या होता है तत्सम रूप। अंगीठी, अंगीठी को संस्कृत में क्या कहते हैं? हिंदी में तो अंगीठी हो गई, संस्कृत में इसका जो तत्सम रूप है वो क्या होता है? अंगीठी मुख्यतः काम क्या आती है? अंगीठी वो होती है जिसमें आग जलाते हैं सर्दी वगैरह में, ऐसा कोई मिट्टी वगैरह का ऐसा बना लिया जाता है, एक पात्र टाइप जैसा गमला होता है वैसा, और फिर इसमें लकड़ियां जला के आग उत्पन्न की जाती है। ऐसे घर में बैठ के भी फिर अलाव ताप लेते हैं, उसको बोलते हैं अंगीठी। चाय वाय बना लो भले इस पर, फिर वो आपकी मर्जी है। तो अंगीठी मतलब एक तरह से अग्नि उत्पन्न करने का काम करती है। तो इसका जो तत्सम रूप होगा वो होता है अग्निष्टिका। क्या होता है? अग्निष्टिका। चलो देखो, देखते हैं। अग्निष्टिका, अंगीठी को क्या कहते हैं? अग्निष्टिका कहते हैं। और अग्निष्टिका के बाद अगला जो हमारा शब्द है वो क्या है? तो हमारा शब्द होगा अगला एका। और एका किसको कहते हैं? एका बोलते हैं एक होने की प्रक्रिया को, एकता को बोलते हैं। तो एका का हमारा तत्सम रूप जो है वो हो जाएगा एक्के। क्या हो जाएगा? एक्के। चलो देखो, ये हो गया आपका एक्के, और एक्के के बाद अगला शब्द आपका अवतार है। तो अवतार का तत्सम रूप होता है अवतार। अवतरण होता है, सामान्य व्यक्ति जन्म लेते हैं और भगवान का, देवताओं का अवतार होता है, तो वो अवतार को ही अवतार। अवसर का तत्सम रूप क्या होता है? अवसर। अवसर का अवगुण का क्या होगा फिर? अवगुण। बुरे गुण कहलाते हैं अवगुण। आंचल का, चलो देखो एक बार शब्द को, क्या शब्द है अगला? आंचल। और आंचल का जो होता है वो होता है अंचल। क्या होता है इसका तत्सम रूप? अंचल। अगला शब्द है कर्तव्य, और कर्तव्य का तत्सम रूप होता है कर्तव्य। कर्तव्य का तत्सम रूप क्या? कर्तव्य है। कंगन का क्या होता है? कंगन का होता है कंकण। क्या होता है? कंकण। होता क्या है?
हाथ में पहनने की चूड़ी को बोलते हैं कंगन। चूड़ी, कंगन, पायल, ऐसे आपने सुने होंगे गाने वगैरह, तो उनमें आता है ये कंकण, उसको बोलते हैं कंगन को। कछुआ क्या कहलाता है? कछुआ कहलाता है कच्छप। कछुए को संस्कृत में क्या कहते हैं, यानी कि इसका जो तत्सम रूप है वो क्या है? कच्छप। कड़ुआ, कड़ुआ बोलते हैं कटु को, या यूं कहूं कि कड़ुआ जो है उसका तत्सम रूप होगा कटु। देख लो, सारे शब्दों को एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्दों की बात करेंगे। चलो देख लिए। अगला शब्द है आपका कपूर, और कपूर का जो तत्सम रूप होता है वो होता है कर्पूर। कपूर का तत्सम रूप क्या होता है? कर्पूर होता है। कपूत किसको बोलते हैं? बुरे पुत्र को बोलते हैं, कुपुत्र को कहते हैं कपूत। और कंधा का तत्सम रूप होगा क्या? स्कंध। क्या बोलते हैं? स्कंध। इसलिए जो कंधे को जोड़ने वाली जो हड्डी होती है, जहां पर कंधा जुड़ा रहता है जिस हड्डी से, उसको स्कंध मेखला बोलते हैं, आपको पता होगा। कमर पे जहां पैर जुड़े होते हैं उसको श्रोणी मेखला बोलते हैं, कमर को श्रोणी कहते हैं। ध्यान रखना, कमर को क्या कहते हैं? श्रोणी। पर्यायवाची शब्द जब आप पढ़ोगे तब तो आपको इस शब्द से साक्षात्कार करना पड़ेगा, श्रोणी शब्द से, लेकिन आपने पहले भी छोटी कक्षाओं में इस शब्द का अध्ययन किया होगा। श्रोणी मेखला, ये कमर वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं, जहाँ से पैर जुड़े रहते हैं, जिस हड्डी से पैर जुड़े रहते हैं वो होती है श्रोणी मेखला, और जहाँ से हाथ जुड़ा होता है वो होती है स्कंद मेखला। ये कंधा जहाँ से आपका जुड़ा रहता है, तो कंधे का जो तत्सम रूप हो गया वो क्या हो गया? स्कंद। कतरन का जो तत्सम रूप है वो है कर्तन। कतरन वही कपड़ों के छोटे मोटे टुकड़े, कतरन वगैरह आप काट के जो छोटे टुकड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कर्तन बोलते हैं संस्कृत में। कपड़ा, तो कपड़ा को बोलते हैं क्या? करपट। कपड़े का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? करपट होता है। और केवट का तत्सम रूप क्या होता है? केवट का तत्सम रूप होता है सुधी विद्यार्थियों, कैवर्त होता है, कैवर्त। और कैवर्त होता क्या है? कैवर्त बोलते हैं कैवट को, और केवट होता है मल्लाह। और मल्लाह कौन होता है? तो मल्लाह होता है कश्यप। तो कश्यप कौन होता है? तो वो होता है धीवर। तो धीवर कौन होता है? तो धीवर होता है निषाद। सारे पर्यायवाची बताए मैंने किसके? केवट के। इस केवट के पर्यायवाची आप इधर देख लो एक बार। केवट कौन होता है? कहार होता है, नदी में नाव चलाने का काम करने वाला, मछली पकड़ने वाला। और क्या बताया मैंने इसका? कहार बताया। और क्या बताया? कश्यप बताया मैंने। और क्या बताया? केवट बताया। कैवर्त तो हो ही गया आपका। आपका धीवर होता है। और क्या होता है? मल्लाह होता है, मल्लाह। और क्या? एक होता है आपका निषाद। ये सारे के सारे केवट के पर्यायवाची हैं। नाव चलाने वाले के पर्यायवाची हैं कहार। डोली उठाने वाले को भी कहार कहते हैं। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुता, ये ऐसे गाने आपने सुने होंगे। खैर, ये शब्द आया था केवट, तो इससे जुड़े हुए सारे शब्द मैंने आपको बता दिए, इसके ही अर्थ देते हैं। अगला शब्द है आपका कीर्ति। तो कीर्ति आप जानते हो, कीर्ति कुछ इस प्रकार से शब्द होता है। कीर्ति, क में बड़ी ई की मात्रा और त में छोटी ई की मात्रा। इसी के साथ साथ मैं इससे जुड़े हुए 4-5 शब्द आपको हर बार बताता हूँ, और वो कौन कौन से हैं? जैसे कीर्ति, रीति, प्रीति, नीति। और ये तो आपके बड़ी और छोटी मात्रा वाले। बाकी इसके अलावा जो दोनों छोटी मात्राएं आती हैं उनमें निधि आता है, विधि आता है, स्थिति आ जाता है, तिथि आ जाता है। उन सारे जो ये शब्द मैंने बाद में बोले, इनमें दोनों मात्राएं कैसी आती हैं? छोटी आती हैं। देखने सुनने में बातें बड़ी इजी और सरल प्रतीत होती है कि आप भी सोच रहे होंगे कि इन बातों को बार बार क्यों बताया जाता है, लेकिन काम की बात मैं आप लोगों से बोलूं, ये जो छोटी छोटी बातें मैं बार बार बोलता रहता हूँ, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। परीक्षा
जब आप दे रहे होंगे परीक्षा तब आपको ये महसूस होगा कि हाँ यार ये जो बताया था ये बिल्कुल सही बात है, वही छोटी छोटी बातें ही वहाँ उठ के आ जाती हैं और फिर उन्हीं का ज्ञान यदि हमें नहीं है तो फिर हम अटकेंगे, सीधी सी बात है। खैर अटकना नहीं है। केला का जो तत्सम रूप होता है वो होता है छोटी छात्राओं कदली। केला का तत्सम रूप क्या होता है? कदली, इसीलिए कदली वन का आपने नाम सुना हो। हालांकि गांव में कजली वन बोलते हैं। कदली वन जहाँ केले के बगीचे ज़्यादा हो, जहाँ केले के वृक्ष ज़्यादा हो, वो होता है कदली वन। और दूसरी मुख्य बात यह है कि जो केले के वन हैं उनमें हाथियों को रहना ज़्यादा पसंद होता है। जो हाथी होते हैं कुंजर, वो केले के वनों में ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनको जो भोजन है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। केले तोड़ तोड़ के वो खाते रहते हैं। कुत्ता का जो तत्सम रूप होता है वो होता है कुक्कुर। क्या होता है? कुक्कुर। कुत्ते को क्या कहते हैं संस्कृत में? कुक्कुर कहते हैं। कैची को क्या कहते हैं? करतनी। कैची को क्या कहते हैं? करतनी कहते हैं। और किरण को बोलते हैं संस्कृत में किरण। किरण थोड़ा सा विरोधाभास प्रकट कर सकता है शब्द, लेकिन सावधान रहना। किरण तद्भव है और किरण तत्सम है। ण आ रहा है, सामान्यतः हम ण वाले शब्दों को तद्भव मान बैठते हैं, हालांकि सर्वदा ऐसा हो आवश्यक नहीं है, फिर भी हम जिन शब्दों में ण आता है उनको तद्भव मान लेते हैं। लेकिन यहाँ एकदम विपरीत हो रहा है। किरण न ये तद्भव है और किरण तत्सम शब्द है। तो सारे शब्दों को एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द देखेंगे। करतनी में ये जो त है इस पे डबल त आएगा, याद रखना। करतनी। चलें आगे, चलो। हाँ जी, अगले तत्सम तद्भव शब्द आपके समक्ष उपस्थित है और आप लोग देख लीजिए। सारे शब्दों पे एक बार आप दृष्टिपात कर लीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे, आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या इनका अर्थ होता है। चलो देखें, देखो, किशन, कान्हा, कन्हैया सारे के सारे भगवान कृष्ण के ही नाम माने जाते हैं। आप भी जानते हो कृष्ण जी को ही प्रेम से हम कान्हा कह देते हैं, किशन कह देते हैं, कन्हैया कह देते हैं, तो उन्हीं के नाम है सारे। तो क्या हो जाएगा इसका तत्सम रूप? कृष्ण। काजल का जो तत्सम रूप होता है प्यारे बच्चों वो होता है कज्जल। क्या होता है काजल का? कज्जल तत्सम रूप होता है इसका। काम का जो तत्सम रूप होता है वो होता है कर्म, कि कर्म करो, कर्म फल की इच्छा मत करो। काम करो, काम के परिणाम की आप इच्छा मत रखो, वो तो भगवान देगा ही सही। अगला शब्द आपके समक्ष है कांटा, और कांटा जो है इसका तत्सम रूप होता है कंटक। कांटे को संस्कृत में क्या कहते हैं? कंटक कहते हैं। अगला शब्द आपका कातिक, तो कातिक नहीं होता, अरे होता तो है लेकिन वो उसका तद्भव रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है। कार्तिक उसका तत्सम रूप है। उसका तत्सम रूप क्या है? कार्तिक है। कार्तिक को क्या कहते हैं? कार्तिक। क्लेश कैसा होगा? तो क्लेश में क आधा होगा। कब? जब उसका तत्सम रूप करेंगे। कान को कर्ण कहते हैं संस्कृत में। कान को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, अर्थात कान का जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। अगला शब्द आपके लिए आया है काठ, और काठ बोलते हैं किसको? काष्ठ को। और काष्ठ किसको कहते हैं? लकड़ी को। काष्ठ किसको कहते हैं? लकड़ी को कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सुना होगा आपने, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब लकड़ी की हांडी में कोई चीज़ बनाओगे
तो बार बार चढ़ने की नौबत आएगी नहीं, एक बार में ही जल जाएगी। बाकी इसका अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे, मतलब धोखेबाज आदमी को एक बार ही उसको परखा जाता है। अगर वो धोखा दे देता है तो फिर बार बार उसको कौन पूछने जाएगा, नहीं जाएगा ना, यही बात है। खैर, अगला शब्द है कोना, और कोना का जो तत्सम रूप होगा वो होगा कोण। कोना का क्या होगा, कोण होगा। आपने त्रिभुज वगैरह में देखा होगा तो जहां कोण बन रहा है वो एक तरह से कोना ही तो है। अभी ये त्रिभुज को ही देख लो, ये यहाँ कोण है तो ये इसका कोना है, ये कोण है तो ये इसका कोना हो गया। ये कोना ही है, सारे कोने ही है। ये त्रिभुज छोड़ो, आप ये आयत देख लो, आयत में भी ये कोना ही है, ये कोना है, ये कोना है, तो ये कोण ही है, कोने ही तो कोने हैं। चलो, कोना के बाद अगला शब्द क्या है आपका, कोख। तो कोख का जो तत्सम रूप होगा वो होगा कुक्सी। कोख का तत्सम रूप क्या होता है बच्चों, कुक्सी होता है। और कुक्सी के बाद अगला जो शब्द आपके लिए आया है वो क्या आया है, कोढ़। और कोढ़ जो होता है वो होता है कुष्ठ। कोढ़ रोग किसी को हो जाता है, यानी कि उसको शरीर पे कुष्ठ रोग हो जाता है, वो खुजली वगैरह जिस रोग में चलती हैं, पूरे शरीर से मवाद वगैरह भर जाती है उसकी चमड़ी में। खैर, आप लोग इनको तो देख ही लो, फिर आगे वालों को देखते हैं। चलो देखो, कोठी जो होता है इसका तत्सम रूप होता है क्या, कोष्ठिका। क्या होता है, कोष्ठिका होता है। कुंवर का क्या होता है, कुंवर का होता है कुमार। कुंवारे को बोलते हैं, राजा के पुत्र को भी कुंवर बोलते हैं। कुछ का क्या होता है, तो कुछ का होता है किंचित, थोड़ा सा भी, किंचित मात्र भी भय नहीं है। ऐसे शब्द भी आपने अवश्य सुने होंगे। कुआं का क्या होता है, तो कुआं का होता है कूप। कुआं का क्या होता है तत्सम रूप, कूप होता है। कलोल का कल्लोल होता है, कल्लोल। चलो, काज का क्या होता है, कार्य। काज का क्या होता है, कार्य होता है। किसान तो आप जानते हो कृषक होता है, किसान का तत्सम रूप तो आपके लिए नया शब्द नहीं है। कोडी, कोयल, कौवा, कोठा और खांसी। कोडी का जो तत्सम रूप होता है वो होता है कपर्दिका। कोडी का तत्सम रूप क्या कहलाता है, कपर्दिका होता है। और कोयल जो होती है ये होती है आपकी कोकिला, इसीलिए आपने कोकिला कोयल का पर्यायवाची भी होता है। और स्वर कोकिला जो है लता मंगेशकर को कहते हैं ना, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, यानी कि जिसका कोयल के जैसा स्वर हो। कौवा क्या होता है, कौवा पक्षी होता है और इसका तत्सम रूप काक होता है। क्या होता है, काक होता है। अगला शब्द है आपके लिए कोठा और खांसी। तो कोठा का तो आपको पता है कि कोठा का मैंने आपको अभी कोठा का नहीं, कोठी का बताया है। चलो, कोठा का होता है आपका कोष्ठ। कोठा का क्या होता है, कोष्ठ। कोठी का कोष्ठिका और कोठा का कोष्ठ। खांसी का क्या होता है, तो खांसी का तत्सम रूप होता है कास। क्या होता है, कास। कास के बारे में थोड़ी सी चर्चा इधर कर रहा हूं, इधर देखना घोड़े में। ये कास मतलब खांसी, और इसी के साथ एक और शब्द आता है ये कास। तो ये कास एक तो विस्मय प्रकट करता है कि काश ऐसा होता, और आप तो मेरे कास हो, मतलब आप, ये आकाश वगैरह में भी जुड़ा रहता है शब्द, आपने देखा हो तो। आकाश में, प्रकाश में, विकास में, विकास में नहीं, आकाश और प्रकाश में ये जुड़ता है। बाकी ये जो काश है इसका अर्थ काश ही होता है। और ये जो काश विस्मयादि बोधक चिन्ह इसके साथ आता है, काश ऐसा होता, आपने सुना हो तो थोड़ा सा इसको इस दृष्टि से भी याद रखने की कोशिश करें कि जिसमें स दंते आ रहा है वो स दंते वाला खांसी, और जिसमें स
तालु आ रहा है वो इसमें प्रकट करने वाला शब्द। खैर चलें आगे बढ़ें, एक बार देख लीजिए सारे शब्दों को आप, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द देखते हैं। चलो देखो, खत्री, खंबा, खान, खाट, खेत, खार, खीर, केहरी, कच्चा, कचहरी, कटारा, कटहल, कंकड़, कपास, करोड़, कन्नौज, कहानी, कसौटी, खर, खल, कल, कठपुतली, कुबड़ा और कली। देखिए क्या क्या होता है। खत्री का तो क्या होता है, खत्री का जो तत्सम रूप होता है वो होता है क्षत्रिय। खत्री का तत्सम रूप क्या होता है, क्षत्रिय होता है। खंबा का क्या होता है, स्तंभ होता है। खंबा किसको बोलते हैं, स्तंभ को बोलते हैं। खान का जो तत्सम रूप होता है वो होता है खनी, इसलिए इसी में ज लगा दे, यानी कि खनी से जन्म लेने वाला खनिज हो जाता है। इस खनी शब्द में ज जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है हमें, खनिज। और खनी का मतलब खान है, और खान से जिसका जन्म हुआ है वो सब खनिज है। खनिज पदार्थ खान में से खोद के निकाले जाते हैं, आपको पता ही है। तो इसी के साथ साथ इस जानकारी को भी आप याद रखें कि खनी में ज लगाने से क्या बनता है, खनिज बन जाता है। आगे देखें, खाट, तो खाट का जो तत्सम रूप होता है वो होता है खटवा। खाट का तत्सम रूप क्या होता है, खटवा होता है। और खेत का तत्सम रूप होता है क्षेत्र। खेत का क्या होता है, क्षेत्र होता है। और खार का क्या होता है, क्षार। अम्ल और क्षार आपने पढ़े होंगे, तो खार का होता है क्या, क्षार। और खीर का क्या होता है, क्षीर होता है। खीर का क्या होता है, क्षीर होता है, क्षीर। खीर का पर्यायवाची भी होता है क्षीर, दूध का पर्यायवाची भी क्षीर होता है। और केहरी, केहरी किसको कहते हैं, सिंह को कहते हैं, शेर को कहते हैं केहरी। तो केहरी का जो होगा तत्सम रूप वो होता है केसरी। वो क्या होता है, केसरी। शेर को बोलते हैं, सिंह को बोलते हैं कच्चा। कच्चा तो आप जानते ही हो, लेकिन इसका तत्सम रूप आपने शायद ही देखा हो, कुपच। क्या होता है, कुपच होता है। कच्चा का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, कुपच होता है। सावधान रहना, शब्द आपके लिए नया हो सकता है, स्टार लगा लेना। कचहरी और कटहरा। कचहरी तो क्या होती है, कचहरी होती है आपका कृत्य गृह, कृत्य गृह। और कटहरा क्या होता है, ये होता है आपका काष्ठ गृह। ध्यान दो भाई, कचहरी अदालत को बोलते हैं, सामान्यतः कोर्ट को बोलते हैं कचहरी, जहां न्याय वगैरह सुनाया जाता है। जो भी आपने कृत्य किया है उसका न्याय आपको जहां मिलता है, अगर आपने सही किया है तो आपको उचित न्याय मिलेगा। और मैंने फिर उचित न्याय बोला, हालांकि न्याय उचित ही होता है। यहाँ मैं उस शब्द को बार बार 2 बार बोल रहा हूँ, तो ये मेरा जो वाक्य है ये अशुद्ध हो जाएगा। खैर क्षमा चाहता हूँ मैं कि जहाँ न्याय मिलता है और जहाँ अन्याय की सज़ा मिलती है, जहाँ दंड मिलता है, वो स्थान होता है कचहरी। आजकल अदालतें होती थी, पहले राजाओं की कचहरी लगा करती थी। तो कचहरी कृत्य गृह, इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, कृत्य गृह हो जाएगा। और कटहरा यानी कि वो जज साहब जब बुलाते हैं कि जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए, सुना होगा फिल्मों वगैरह में आपने। तो फिर वो एक लकड़ी का बना रहता है, ऐसे लकड़ी के उसमें डंडे लगे रहते हैं, और फिर वह जो भी बोलने वाला होता है वो कटहरे में आके बोलता है, अपने जो भी उसके पास बात होती है वो बताता है, साहब मैंने गुनाह किया, नहीं किया, किसने किया, वो सारी बातें। वो लकड़ी का बना होता है, इसलिए काष्ठ गृह होता है। देखो आप, कटहरे का क्या हुआ, काष्ठ गृह। कटहल, कंकड़, कपास, करोड़, कन्नौज, कहानी, कसौटी, खर, कल, कठपुतली, कुबड़ा और कली। चलो देखो क्या क्या होता है जरा देखते हैं। सबसे पहले तो कटहल का होता है कंटक फल।
कटहल का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? कंटक फल, यानी कि कांटों वाला फल। आपको पता है कटहल पे छोटे छोटे से कांटे उभरे रहते हैं, तो वो कंटक फल हो गया, या कंटकी फल भी बोलते हैं। कंकड़ जो होता है आपका, ये होता है करकर। कंकड़ जो होता है उसका तत्सम रूप क्या होता है? करकर होता है। और कपास का तत्सम रूप होता है करपास। ये भी आपके लिए नए हो सकते हैं शब्द, कपास और कंकड़। कंकड़ का जो तत्सम रूप होता है करकर होता है, कपास का होता है करपास। करोड़ बोलते हैं कोटि को, इसीलिए तो कहते हैं कि आपको कोटि कोटि प्रणाम, अर्थात आपको करोड़ों बार प्रणाम। कन्नौज को क्या कहते हैं संस्कृत में? तो इसका भी नाम है संस्कृत में कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज। और कहानी, तो कहानी का जो तत्सम रूप है वो है कथनिका। कहानी का तत्सम रूप क्या है? कथनिका। कहानी को संस्कृत में क्या कहते हैं? कथनिका कहते हैं। कसौटी, और कसौटी के बाद अगला शब्द है आपका खर। चलो देखो क्या क्या होता है। कसौटी का तो क्या अर्थ होता है, आपने सुना होगा कसौटी पे कसना। तो कसौटी पर कैसे कसते हैं? ऐसे कसते हैं। कार्स पट्टिका, कार्स पट्टिका क्या होती है? पट्टी होती है, पट्टी। छोटा सा पत्थर होता है जिसपे वो धातु वगैरह को शायद चेक करने के लिए घिसते हैं, थोड़ा सा घिस के कि हाँ ये ओरिजिनल है या नहीं। सोना वगैरह जो चेक करते हैं उसको, तो उसकी थोड़ी सी रगड़ लगा के उसको देखते हैं, उस पट्टी से, उसको बोलते हैं कसौटी। जहाँ तक मेरा विचार है, खैर आपके विचारों से आप स्वतंत्र हो, आप और देख लेना कि कसौटी किसको कहते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कसौटी वही होता है जो किसी धातु की शुद्धता को देखने के लिए जो वो होता है, उसको परखने वाला पारखी, वो उसको देखता है थोड़ा सा रगड़ के, ऐसे घिस के कि हाँ ये धातु ओरिजिनल है या नहीं है, तो वो होती है कसौटी। और यही होता है कसौटी पर कसना। खर, खर का जो तत्सम रूप होता है वो होता है क्षर। और कल का जो तत्सम रूप है वो है स्वर। कल का क्या होता है? और कठपुतली का क्या होता है? ये लकड़ी की बनी रहती है, इसलिए काष्ठपुतली का, कठपुतली क्या हो जाएगी? काष्ठपुतली का। कुबड़ा का जो तत्सम रूप होता है वो होता है कुब्ज। हालांकि कान्य कुब्ज में भी कुब्ज शब्द आया है, लेकिन कुबड़ा का तत्सम रूप भी क्या होता है? कुब्ज होता है। और कली का तत्सम क्या होता है? तो कली का तत्सम होता है कलिका। कलिका इसका पर्यायवाची भी है और इसका तत्सम रूप भी है क्या? कलिका। और कली होती क्या है? तो कली होती है अर्ध खिला फूल जो होता है उसको बोलते हैं क्या? कलिका बोलते हैं, मुकुल को बोलते हैं। अर्ध खिला फूल, फूल खिलने से पहले जो उसकी स्थिति होती है वो कली वाली स्थिति ही होती है। तो आप लोग फिर एक बार सारे शब्दों पे अपनी नज़र दौड़ा लीजिए, देख लीजिए सारे शब्दों को, और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और शब्द देखते हैं। चलो देखो, करेला, कबूतर, कबड्डी, कीड़ा, केकड़ा, खजूर, खुजली, खेती, खप्पर, खंडहर, और खोदना, गाय, गोबर, गेहूं, गेंद, गोरा, गधा, गवैया, गड्ढा, गात और गाभिन और गाहक। सारे शब्द देख लो आप लोग, कितने शब्दों के तत्सम रूप आपको पता है। पहले तो ये बात सोचो, और दूसरी बात ये सोचो कि कितने आपको याद करने ज़रूरी हैं, और तीसरी बात ये सोचो कि आपको सारे याद करने ही ज़रूरी है।
तो पहला शब्द आपके समक्ष है करेला। तो करेला का जो तत्सम रूप होता है वो होता है कारुवेल। कारुवेल या कारवेल। करेला का तत्सम रूप होता है या तो कारुवेल या कारवेल। कबूतर का तो आप जानते हो कपोत होता है, ये तो बहुत सामान्य सा शब्द है। कबड्डी का क्या होता है? कबड्डी का होता है कपर्दी। कबड्डी का क्या होता है? कपर्दी। और कपर्दी के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं आप लोगों से करूं कि भगवान शिव की जो जटा है वो कपर्द कहलाती है, इसलिए भगवान शिव को भी कपर्दी कहते हैं। भगवान शिव की जटाओं को क्या कहते हैं? कपर्द। इसलिए शिव क्या कहलाते हैं? कपर्दी। शिव भी कपर्दी कहलाते हैं। कीड़ा तो ये तो कीट होता है। कीड़ा तो क्या होता है? कीट होता है। और केकड़ा तो आप जानते हो किसको बोलते हैं? करकट को बोलते हैं। हालांकि एक करकट और होता है कूड़ा करकट वाला, लेकिन उसमें र पूरा आता है। खजूर का तत्सम रूप क्या होता है? खरजूर। खजूर का क्या होता है? और खुजली का क्या होता है? तो खुजली का होता है खुर्ज। खुजली का तत्सम रूप क्या होता है? खुर्ज होता है। खुर्ज खुर्ज नहीं, क्षमा चाहता हूं, खरजू। खुजली का क्या होता है? खरजू। खेती का क्या होता है? तो खेती का होता है क्षेत्री। खेत का क्षेत्र होता है और खेती का क्षेत्री होता है। खप्पर का क्या होता है? खरपर। खप्पर क्या होता है? वही होता है जो माताजी लेके खड़ी रहती है, राक्षस की मुंडी पकड़ के एक हाथ से यूं और नीचे लिए रहती है खप्पर, जिसमें उसका वो रक्त है जो वो बूंद 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 उस खप्पर में गिरता रहता है। आपको पता होगा माँ भवानी ने एक राक्षस का वध किया था रक्त बीज नाम से। उस राक्षस की ये विशेषता थी कि उसका रक्त की एक बूंद भी यदि जमीन पे गिरे तो फिर वो राक्षस बन जाता था पूरा, यानी कि वो शरीर धारण कर लेती थी वो एक बूंद भी, ऐसा वरदान उसको प्राप्त था। तो अब जब माँ दुर्गा ने उसका वध किया तो क्या किया? फिर नीचे खप्पर रख लिया, अब बूंदी जमीन पे ना गिरने दी, उसकी मुंडी भी उड़ा दी और मुंडी ऐसे एक हाथ में लटका दी। तो आप देखना माता जी की तस्वीर वगैरह में कहीं ना कहीं ये आपको नज़ारा दिख जाएगा कि मुंडी एक हाथ में है, दूसरे में खप्पर है। तो ये बात आप देखना उसमें। तो खरपर होता है। खंडहर क्या होता है? तो खंडहर होता है खंड गृह। खंडहर का तत्सम रूप क्या होता है? खंड गृह होता है। चलो अगला शब्द क्या है? हाँ, खोदना। खोदना का तत्सम रूप होता है क्षोदन। क्या होता है? क्षोदन। गाय तो गौ माता को बोलते ही आपको पता है। गोबर को क्या बोलते हैं? गोमल बोलते हैं या तो या गोमय। गोमय। गेहूं का तत्सम रूप क्या है? गोधूम। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, परीक्षा में पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका है। गेहूं का तत्सम रूप। गेंद का क्या होता है? तो गेंद आपको पता है कंदुक होता है। गेंद का तत्सम रूप क्या होता है? कंदुक होता है। गौर का गौर, ये गोरा का क्या होता है तत्सम रूप? गौर होता है। गोरा का क्या होता है? गौर होता है। और गधा का होता है गदर। क्या होता है? गर्दभ। गधे का तत्सम रूप क्या होता है? गर्दभ होता है। और अगला शब्द आपके लिए गवैया। और गवैया जो बोलते हैं स्थानीय भाषा में गायक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गायक को। जो गाता बजाता हो, गाने का काम करता हो, उसको गवैया बोल देते हैं। गड्ढा। गड्ढा किसको कहते हैं? गर्त को हो, यानी कि गड्ढे को संस्कृत में या तत्सम रूप में उसको क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। अगला शब्द है आपका गात। तो गात के लिए तत्सम शब्द होता है गात्र।
गात के लिए क्या होता है? गात्र होता है। वैसे गात का अर्थ शरीर होता है। गात किसको बोलते हैं? शरीर को बोलते हैं, देह को बोलते हैं, है ना, विग्रह को बोलते हैं। गाभिन, गाभिन किसको कहते हैं? गर्भवती को बोलते हैं गाभिन। वैसे गर्भवती जो शब्द है ये महिलाओं के लिए प्रयुक्त होता है। यदि पशुओं में कोई गर्भ धारण करता है, पशु जो भी मादा पशु होती है वो गर्भ धारण करती हैं, तो उसको हम स्थानीय भाषा में तो गाभिन बोल देते हैं, गाभण बोल देते हैं, लेकिन उसका जो तत्सम रूप है वो क्या है? तो गाभिन तो आपका आ गया। गर्भिणी, गर्भ धारण करने वाली, गर्भिणी। गर्भिणी, गर्भ में इन्हीं प्रत्यय लगा हुआ है। गाहक किसको कहते हैं? ग्राहक को, वही जो अपनी दुकान पे सामान लेने आता है, ग्राहक। ये हो गया गाहक। तो अब सारे शब्दों को एक बार देख लीजिए, कौन कौन से शब्द आपके सामने हो गए। इसीलिए हटता हूं मैं कि आप लोग देख लो इनको। चले बड़े आगे, देखो। हाँ, शब्द है गांठ, गिद्ध, ग्वाला, गांव, गोना, गुसाई। गुसाई तो ये आना चाहिए अनुस्वार इसमें। गुफा, घर, गेह, गूंथना, गंवार। गंवार नहीं, गंवार, इसमें भी चंद्र बिंदु आएगा, गंवार होता है। और गहरा, गलना, गोत, गणेश, गागर, गूंजना, घी, घिन, घना, घाम और घड़ा। देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे? ग्रंथि से या गांठ से। तो गांठ को क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। गांठ को क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। आपको पता है ग्रंथि, अरे शरीर में जो ग्रंथियां होती है, जो हार्मोन स्रावित करती हैं, वो भी गांठें होती है। छोटी छोटी गांठें ही तो होती है वो ग्रंथियां होती है। वो काम शरीर में उनका विशेष महत्व होता है, अपना उनके कार्य होते हैं। ग्रंथि में छोटी ई की मात्रा हो तो गांठ है, लेकिन ग्रंथि में यदि बड़ी ई की मात्रा हो, काम की बात बता रहा हूँ, इसको भी साथ के साथ लिख लेना। हालांकि शब्द युग में मैं ये दोनों शब्द आपको बता चुका हूँ। तो इस ग्रंथि का अर्थ होता है गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाला। गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाला। सिख धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु परंपरा के समापन के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि आज से कोई गुरु नहीं बनेंगे, तो फिर गुरु किसको मानेंगे? तो गुरु मानेंगे इस धार्मिक पुस्तक को, गुरु ग्रंथ साहिब को ही आप लोग गुरु मानिए। इसमें सभी गुरुओं की वाणियों का संकलन है। जितने भी अच्छी अच्छी बातें थी वो सारी की सारी जिस पुस्तक में लिखी गई थी वो थी गुरु ग्रंथ साहिब। तो उस गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाला, उसको पढ़ने वाला, उसका जो पाठक होता है वो कहलाता है ग्रंथी। ग्रंथ को पढ़ने वाला ग्रंथी, याद रखना। ग्रंथि में यदि बड़ी ई की मात्रा है तो वो गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने वाला, और ग्रंथि में यदि छोटी ई की मात्रा आती है तो कोई समस्या है ही नहीं, गांठ को बोलते हैं। अगला गिद्ध या गिद्ध, तो इसका जो तत्सम रूप होता है गृद्ध। री की मात्रा है ग पे। ग्वाला का जो तत्सम रूप होता है वो होता है गोपालक। ग्वाला किसको कहते हैं? गोपालक को कहते हैं। गांव का तत्सम, ये तो आप जानते ही हो, ग्राम, कि मैं उस ग्राम का रहने वाला हूं। गौना क्या होता है? द्विरागमन। द्विरागमन
गोना क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे। गोना वो होता है कि हमारे सेक्टर में, या यूँ कहूँ कि सामान्यतः राजस्थान में एक प्रथा है, कुप्रथा कहते हैं उसको, बाल विवाह की। हालांकि मैं बाल विवाह का समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होता क्या है, हमारे सेक्टर की बात बता रहा हूँ कि यदि कम उम्र में भी विवाह कर दिया जाता है किसी बालिका का, तो फिर उसकी जो उचित उम्र होती है उसके बाद ही उसको ससुराल भेजा जाता है। तब तक वो अपने पीहर में, अपने गांव में, अपने पिता के घर पे ही रहती है। तो एक बार उसका विवाह हो गया और फिर जब उसको ससुराल, उसकी उम्र होने के बाद उसको ससुराल भेजा जाता है, तो तब उसके लिए जो उसका विदाई का कार्यक्रम होता है वो कहलाता है गोना। हालांकि आजकल तो परिपक्व होने के बाद विवाह होता है तो हाथों हाथ ही शादी के साथ ही गोना भी हो जाता है, लेकिन पहले ये 2 बार होता था। एक बार विवाह हो गया, दूसरी बार उसका गोना होता था। उसको लेने वाले आते थे ससुराल से, कुछ मुख्य आदमी आते थे तो वो लेकर जाते थे, तो वो गोना होता था। तो उस द्विरागमन, दोबारा जाने को बोलते हैं। गुसाई का जो तत्सम रूप होता है वो होता है क्या, गोस्वामी। गुसाई को गोस्वामी कहते हैं। गुफा को क्या कहते हैं, गुफा का तत्सम रूप होता है गोह। इसलिए गुफा में जन्म लेने के कारण गोह, गुहिल, गुहिल वंश का जो संस्थापक था गुहिलादित्य, वो गुफा में जन्म लेने के कारण ही गुहिलादित्य बना था। उसी को गोह कहते हैं। उसी से गुहिलोत बने और गहलोत बन गए। खैर वो जीके की बातें ही, मैं हिंदी में आता हूँ वापस। घर, गेह, इसका क्या होता है तत्सम रूप, इसका होता है गृह। घर को क्या कहते हैं संस्कृत में, गृह कहते हैं। गूंथना क्या होता है, गूंथना वही होता है आटा गूंथना, तो इसका तत्सम रूप होता है गूंथना। चलो, गंवार किसको कहते हैं, जो तथाकथित सभ्य लोग होते हैं, वो सीधे साधे से दिखने वाले लोगों को गंवार शब्द बोल के उनको प्रताड़ित करते रहते हैं। मैंने बहुत सी बार ऐसा देखा भी है, सुना भी है कि तू तो गंवार है यार, तुझे कुछ भी नहीं पता। हालांकि उनको वास्तव में गंवार शब्द का अर्थ ही पता नहीं है। आज देख लो गंवार का अर्थ क्या होता है। गंवार का अर्थ है गांव का रहने वाला, ग्रामीण को बोलते हैं गंवार। और ग्रामीण है इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख है। और इस शब्द को जहां प्रयोग में लिया जाता है वो मूर्ख के परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है। आपने ये भी देखा होगा, गंवार जब शब्द बोला जाता है तो मन में विचार यही आता है कि यार गंवार है क्या, मतलब सामने वाले को हम मूर्ख ठहरा रहे हैं कि तू मूर्ख है क्या, जबकि गंवार का वास्तविक अर्थ तो ग्रामीण होता है। और आप जानते हो कि प्रत्येक ग्रामीण मूर्ख नहीं हो सकता। अरे प्रत्येक तो क्या, कोई ग्रामीण मूर्ख नहीं हो सकता। और ये कोई जरूरी है कि गांव में मूर्ख रहे, मूर्ख तो शहरों में भी हो सकते हैं। शहर का है इसका मतलब दिमाग पहले से आ गया पूरा, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। तो आप लोग समझना शब्दों को, शब्दों की गहराई को समझना। बहुत अच्छे अच्छे शब्द है, आपकी जानकारियों को बढ़ाने वाले शब्द है। तो देखो गंवार शब्द, अब आप थोड़ा सा अलग सोचोगे इसके बारे में कि गंवार का अर्थ मूर्ख नहीं होता, ग्रामीण होता है, गांव का रहने वाला गंवार कहलाता है। देखिए, खैर शब्दों की सुंदरता है साहब। आगे बढ़े, गंवार के बाद अगला गहरा, गलना, गोत, गणेश, गागर, गूंजना, घी, सारे शब्दों पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, इसको तो मैं हटा ही देता हूं यहां से, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। चलो, गहरा जो होता है इसका तत्सम रूप होता है गंभीर। गहरा का तत्सम रूप क्या होता है, गंभीर होता है। और उसके बाद गलना का क्या होता है, गलन होती है। गलना का तत्सम क्या, गलन। गोत का तत्सम रूप क्या होता है, तो ये होता है गोत्र। गोत का क्या होता है, गोत्र होता है, गौत्र। और गणेश, ये तो आप जानते हो, गणेश
भगवान गणेश बुद्धि के दाता, प्रथम पूज्य देव। गागर का तत्सम रूप होता है बच्चों गरगर। गागर में सागर बना, गागर छोटी सी गगरी, जिसको गगरा बोल देते थोड़ा बड़ा हो तो। पानी भरने का एक पात्र होता है, चरा जिसको बोलते हैं। छोटी हो तो चरी, बड़ा हो तो चरा। छोटी हो तो गगरी और बड़ा हो तो गगरा, वही होता है गागर। और आपने कहावत भी सुनी होगी, गागर में सागर भरना, यानी कि बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना, ये होता है गागर में सागर भरना। गूंजना, गूंजना का क्या होता है? गुंजन। गूंजना का क्या होगा? गुंजन। घी किसको कहते हैं? घी बोलते हैं किसको? अरे वाह, घी किसको बोलते हैं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ये पता नहीं क्या लिखा है मैंने। घी तो घृत को बोलते हैं, अर्थात घी का जो तत्सम रूप होता है घृत होता है। बहुत सामान्य शब्द है, आप सब जानते हो। और घिन, ये मुझे आपसे घिन आ रही है, ऐसा भी बोलते हैं थोड़े जो वो उस टाइप के लोग होते हैं, वो घिन के आपसे बहुत घिन आ रही, घृणा करते हैं वो, घिन, घृणा। खैर, और घना, तो घना होता है क्या? गहन। घना क्या होता है? गहन होता है। घाम किसको बोलते हैं? तो घाम तो बोलते हैं किसको? धूप को। और घड़ा, ये होता है घट। घाम तो क्या होती है? धूप होती है। और घड़ा क्या होता है? घट होता है। घना, गहन। घाम को आप धूप सी, गर्मी से ले लो, धूप के बजाय गर्मी को बोलते हैं घाम। देख लीजिए सारे शब्दों को आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और शब्द देखते हैं। चलो देखो, हाँ, ये तो कैसे हैं? तद्भव। और यहाँ कौन से देखेंगे? तत्सम। ये